नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए यहाँ पर सीजीटी ऑनलाइन एग्जाम 2020-21 से संबंधित पेपर फर्स्ट एनालिसिस बेस्ड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज देखने वाले हैं आप जो क्वेश्चन, ये जिस प्रकार से पेपर का एनालिसिस किया जाता है और जिस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन का एक 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर लेकर आज हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के, और जिस प्रकार से प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं, सेम उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए तो उपयोगी है ही है, पर साथ ही साथ आप किसी और टेट की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका यूपी टेट, सुपर टेट या रीट, कोई से भी टेट एग्जाम, निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस टेट से उस टेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी कि प्रश्न किसी टेट के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, सभी टेट एग्जामों में प्रश्न इधर के उधर होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे यदि आप किसी भी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ सीटेट में जो करंट चल रहे हैं क्वेश्चन, उसी टॉपिक से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्षा 5 की शिक्षक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के दाने डालने के लिए कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो देखिए, बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो यहाँ पर आपने जो पर्यावरण अध्ययन का एक पार्ट है ना, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, उस प्रकार का ये एक पार्ट है और इस पार्ट से संबंधित ही यहाँ पर एनसीईआरटी का ये टॉपिक लिया गया है और इसी टॉपिक से प्रश्न को बनाया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से, इन विकल्पों के माध्यम से आप भी अपना आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए कि बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप संबंधित प्रश्नों को घर पर करने को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्रियाकलाप जो शिक्षिका करवा रही है बच्चों के साथ, तो निश्चित से ये क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित कर रही है शिक्षिका। विकल्प नंबर 3 जो होगा वो इसके लिए एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है? तो यहाँ पर हम बात करें मछली, घड़ियाल, कौवा, कछुआ, तो यहाँ पर आप देखें 3 यहाँ पर जो है जलीय जीव हैं और एक कौवा जो है ये स्थलीय जीव है, पेड़ों पर रहने वाला जीव है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भिन्न हो जाता है। और अगले प्रश्न की बात करें तो पक्षियों से संबंधित प्रश्न सीटेट के अंदर लगातार देखने को मिल रहे हैं, चोंच से या फिर उनकी जो विशेषताएं हैं उनसे। उसी प्रकार का प्रश्न नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, यानी कि झटके के साथ में अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाली जो प्रजाति है पक्षी की या कौन है? तो यहाँ पर उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए मैना, और चौथा विकल्प यहाँ पर इसके लिए एकदम सही होगा। और इसी प्रकार से उल्लू के बारे में भी प्रश्न आता है, कौन जो है जिसकी आंखें सामने की ओर होती है? तो यहाँ पर इनसे संबंधित विशेषताओं को ध्यान में रखना है। उल्लू जो है इसकी विशेषता होती है कि इसकी आंखें सामने की ओर होती है, अन्य पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य की तरह इसकी आंखें होती है। कौवा की बात करें तो कौवा जो होता है सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है कौवा। इस प्रकार का प्रश्न कौवे से संबंधित भी पूछा जाता है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नीचे कुछ घरों में के विवरण दिए गए हैं और इन पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीले झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले मकान घर बनाए जाते हैं और नीचे के मंजिल पर ज़रूरत का सामान व जानवरों को रखते हैं। अब यहाँ पर 3 कथन दिए हैं और इनमें से सही कथन कौन सा है यह हमें पहचानना है। इसके लिए कुछ कूट यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, जिनमें पहला कोड में दिया है ए बी, और दूसरे में दिया है ए सी, और तीसरे में दिया है बी और सी, और चौथे में दिया है केवल सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए और सी होगा, यानी कि ये ए वाला और सी वाला ये बिल्कुल राइट है और ये कथन इसमें सत्य हैं। ज्ञान आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ में जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य जो है इसको किसको बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर जो इसका पार्श्व निहित उद्देश्य है किसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शिक्षक कर रहा है? शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध या हस्तांतरण, और फोर्थ है यहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
ज्ञान का सहसंबंध और हस्तांतरण करने के लिए शिक्षक जो है बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। तो थर्ड विकल्प यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बायोडीजल जो होता है तैयार किया जाता है किससे? यूट्रिकुलेरिया, देवदार, जेट्रोफा, यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है जेट्रोफा। जो पौधा होता है जिसे रतनजोत भी कहा जाता है, इससे ये बायोडीजल जो होता है प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ये जो गैस हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को घटना घटी थी। थर्ड विकल्प यहाँ पर इसके लिए राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यहाँ पर हम देखते हैं हर देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है और वहाँ पर जो जलवायु होती है वो अलग है। हमारी यहाँ पर जलवायु अलग है। तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है का मतलब है यहाँ पर जो देश है इसमें दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ती है, और वो देश कौन सा है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो थर्ड विकल्प जो होगा ऑस्ट्रेलिया, वो देश यहाँ पर है थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा स्रोत जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाता है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो सूर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा एकमात्र हमारा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। रिक्त स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर पहले हमें रिक्त स्थान दिया है और उसके अलावा बोला है। तो यहाँ पर पहचानना है हमें शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या फिर संस्कृति। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो है शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सिल्वीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? सिल्क, वन उत्पाद, उर्वरक या फिर फूल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वन और वन्य उत्पाद से संबंधित होगा सिल्वीकल्चर। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, या फिर शिक्षक को आराम उपलब्ध कराने, प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों की दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से वो अधिगम में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों के प्रयोग करने के लिए इस सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे और अधिगम प्राप्त करेंगे। GIS का विस्तृत रूप है। तो GIS का विस्तृत रूप क्या होगा? यहाँ पर भौगोलिक सूचना प्रणाली या फिर भौगोलिक सूचना स्रोत, भूगर्भीय सूचना प्रणाली या फिर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए GIS जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे कहा जाता है संक्षिप्त में GIS। और इसका यदि हम मीनिंग देखें तो यहाँ पर होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, जो कि पहले विकल्प में दिया है पहले विकल्प में दिया है भौगोलिक सूचना तंत्र। ये होगा GIS का फुल फॉर्म, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखें अगले प्रश्न को। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो इसी प्रकार का प्रश्न है जैसे अभी हमने देखा था, एक प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न है ये। यहाँ पर रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा अन्य सभी जो हैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो इसे छोड़ करके बाकी सभी विधियां होंगी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि बछेंद्र पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ऑप्शन फोर्थ, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए समूह में से कौन सा एक समूह जड़ों का है? इसी प्रकार के प्रश्न सीटेट में भी पूछे भी जा रहे हैं करंट में, तो अच्छे से ध्यान रख करके जाइएगा इन प्रकार के प्रश्नों को। तो यहाँ पर जड़ों का समूह हमें देखना है और जड़ों का समूह चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक या फिर शकरकंदी, मूली, हल्दी। फोर्थ है गाजर, चुकंदर, मूली। तो यहाँ पर गाजर, चुकंदर, मूली जो है ये यहाँ पर रहेंगे जड़ों के समूह के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा
ये इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कि एक पेड़ है और जो पाया जाता है कहाँ पर? अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान में या संयुक्त राज्य अमीरात के रेगिस्तानों में? तो ये रेगिस्तानी ओक जो है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए राइट होगा। और इस पेड़ की विशेषता होती है कि ये पेड़ की जड़ें जो होती है काफ़ी गहराई तक जाती है, जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक पहुँच जाती है, और ये ज़मीन से पानी खींचती है, और इसके तने में पानी का जो संचय होता है वो भी किया जाता है। इसका उपयोग लोग पीने के पानी के रूप में भी करते हैं, पतले पाइप को डाल करके। आगे देखें अगले प्रश्न को। निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, आज भी सीटेट में इसके बारे में पूछा गया है ये प्रश्न। निफेंथिस वो पौधा है जो शिकार करता है और के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। तो देखिए सीधे सीधे प्रश्न सीटेट में पूछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं, तो आपको उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, और इससे हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी है यहाँ पर इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। थर्ड है यह केवल छोटे मोटे कीड़ों को फंसा करके उनका शिकार करता है। और डी है यह छोटे मोटे कीड़ों को खींचने के लिए एक मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो देखिए इसके बारे में जो जानकारी दे रखी है, जो कथन दिए हैं, तो कौन से कथन इसमें से सही हैं वो हमें इसमें देखना है। तो यदि हम देखें तो इसके जो कथन हैं, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला यहाँ पर ए वाला हमारे लिए इसके लिए राइट होगा। इसी के साथ में देखें तो बी इसका आकार घड़े जैसा होगा और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से इसका मुंह जो होता है वो पत्ती से ढका होता है, जो कलश होता है उसका एक पर्णवृत्त से ढका होता है। और यह केवल छोटे मोटे कीड़ों को फंसा कर उनका शिकार करता है। तो देखिए ये कीड़ों मकोड़ों को भी खाता है, तो बी और सी इसमें तीनों सही हैं। ये आवाज़ नहीं निकालता, ये इसमें गलत है। तो यहाँ पर हम देखें तो ए, बी और सी जो होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आता है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी जो यात्रा थी, प्रसिद्ध यात्रा थी दांडी मार्च, वो की थी और भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से में स्थित है? तो दांडी कहाँ पर स्थित है ये प्रश्न में पूछा है, और सीटेट में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तो वहाँ दांडी मार्च जो था वो गुजरात में किया गया था, तो गुजरात में हुआ था। आगे देखें अगले प्रश्न को। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ के छाल से किया जाता है वह है, आज ही पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। सिनकोना पेड़ यानी कि मलेरिया का उपचार किस पौधे से किया जाता है, किससे किया जाता है, पौधे के कौन से भाग से किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आज सीटेट में देखने को मिला है। तो वही प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। तो यहाँ पर मलेरिया का उपचार किया जाता है सिनकोना पेड़ की छाल से। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय? तो ये चेराओ नाच जो होता है ये करते हैं मिजोरम राज्य के जो लोग होते हैं ये करते हैं, और ये मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है, ये एक पारंपरिक नृत्य के नाम से जाना जाता है मिजोरम का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, निकटवर्ती राज्यों से भी अक्सर प्रश्न है लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे जा चुके हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और फोर्थ है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पर हम देखें तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य को, तो जो चौथा विकल्प होगा जिसमें बताया है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यही हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं 3rd और से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है किसको? विज्ञान को, अवधारणा और मुद्दों को, या फिर पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, अवधारणाओं, मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, और या फोर्थ है यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो देखिए पर्यावरणीय शिक्षा जो होती है ये सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, अवधारणाओं, मुद्दों को ये संकलित करती है, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही होगा? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 5 तक
कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। थर्ड है 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो सीधी बात करें तो यहाँ पर कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए पर्यावरण एक विषय के रूप में होता है, और बात करें कक्षा पहली और दूसरी की तो यहाँ पर पर्यावरण नहीं होता है, पर पर्यावरण का जो नॉलेज होता है वो बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। अब भाषा और गणित के माध्यम से कैसे, तो जैसे गणित के अंदर बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न को जोड़ करके भाषा के अंदर भी उसी प्रकार के परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न या पाठों को, संदर्भ को जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे पर्यावरण का ज्ञान हासिल करते हैं। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो यहाँ पर राइट होगा इसके लिए। और बाकी हम देखें 3 से 5 तक तो एक विषय के रूप में होता ही है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, तो ये किस और इंगित करेगा, तो पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, और फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित है, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न थीम के नाम से पूछा जाता है, यहाँ पर प्रकरण और उप प्रकरण के नाम से इसमें बातें बताई गई है। तो ये थीम को हम ट्रांसलेट करते हैं तो वही हमारा मीनिंग निकल के इसमें आएगा। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सुझावित जो प्रकरण हैं, यानी कि जो थीम्स हैं, उन थीम का उप थीम कौन सा है, ये इसमें हमसे पूछा है। तो भोजन, परिवार मित्र, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण अध्ययन के जो थीम होते हैं, कितने थीम हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम होते हैं, और उन 6 थीम की यदि बात करें तो परिवार मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 थीम हो गए। और जो पहला थीम है हमारा परिवार और मित्र, उस परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है, यानी कि उसके 4 उप प्रक्रमण हैं, जिनमें आपसी सहसंबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ऐसे ये आते हैं इसके उप थीम। तो यहाँ पर हमसे देखिए उप प्रकरण पूछा है, और यानी कि उप थीम पूछा है, तो वो होगा जानवर। और ये किसका उप थीम है, तो ये परिवार एवं मित्र का उप थीम है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो यहाँ पर यदि हम देखें वांछनीय गतिविधि को, जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय अध्ययन करना, या फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प होगा इसके लिए विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना से महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो यहाँ पर हम देखें तो जो बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। यहाँ पर व्याख्या, परिभाषा जो होती है वो इतना महत्व नहीं रखती है जितना कि ये रखती हैं। तो निश्चित रूप से ए, बी, सी यहाँ पर इसके लिए राइट होगा, और उसके लिए पहला विकल्प जो होगा वो सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो देखिए, बच्चों को सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो वृत्तांत, कहानियों के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ए और बी, और जिसमें दिया है थर्ड विकल्प में ए और बी। चलिए आगे देखें, क्योंकि देखिए व्याख्या यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे छोटी कक्षा के हैं और पर्यावरण छोटी कक्षा के लिए होता है, तो निश्चित रूप से व्याख्या यहाँ पर काम नहीं करेगी। इस प्रकार से हमारा 2 विकल्प इसमें उत्तर बनेगा।
अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य जो है वो क्या है। तो यहाँ पर है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशलों का विकास करना। सी है बच्चों को सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो निश्चित रूप से बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सृजनात्मकता का विकास भी हो रहा है, रचना कौशलों का विकास भी हो रहा है और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास भी हो रहा है। मतलब ए बी सी और तीनों ही कथन इसमें सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ए बी सी दिया है हमें तीसरे विकल्प में, जो कि है 3rd नंबर पर। तो ये इसमें हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और का प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।